नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अच्छा सबक। प्रगति आज काफ़ी खुश लग रही थी। खुशी से फूली नहीं समा रही थी और दौड़ी दौड़ी फिर रही थी। आज तो उसके पैर जमीन पर ही नहीं थे। खुशी से चिल्लाती हुई अपने पति को आवाज़ लगाती है और कहती है, आप सुन रहे हो क्या? आज हमारे बेटे ने स्कूल क्रिकेट मैच में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है। स्कूल वाले चाहते हैं कि क्यों ना उनका बेटा स्टेट लेवल पर खेलने के लिए एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाई जाए। अभी उसके स्कूल से स्पोर्ट टीचर का फ़ोन आया था। उन्होंने ही मुझे बताया है वह चाहते हैं कि हमारा बेटा एक अच्छी सी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करे। अपने पति को चाय पकड़ाते हुए प्रगति यह सब बातें अपने पति को बता रही थी। प्रगति की बात को सुनते ही अनिल जी बोले कि अरे वाह, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। हमारे बेटे ने तो कमाल ही कर दिया है। हाँ, वह सब तो ठीक है, लेकिन एक परेशानी वाली बात है। उसकी ट्रेनिंग में लगभग 3 लाख का खर्च आ जाएगा। तो कहाँ से आएगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हें पता है महीने की सैलरी भी मेरी 8,000 रुपये है, तो इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? और मुझे मकान का किराया भी देना पड़ता है। घर में साग सब्जी भी आती है, घर का राशन वगैरह भी आता है, और बच्चों के स्कूल का खर्चा अलग से, और हमारा तुम्हारा खर्चा भी कितना होता है। अगर इतनी ही चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की, तो तुम एक काम करो, अपने लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदना बंद कर दो और यह किट्टी पार्टी में जाना छोड़ दो। बल्कि मैं तो यही कहता हूँ कि तुम भी कोई अच्छी सी नौकरी देख लो। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे भी थोड़ा बहुत सहारा मिल जाएगा। देखो जी, मेरी किट्टी पार्टी पर तो उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, और ना तो नौकरी मेरे बस की बात है। मैं नौकरी नहीं कर सकती और मेरे खर्चे भी कम नहीं हो सकते। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपने जो गांव की ज़मीन है और आपका पुश्तैनी मकान, उसे क्यों नहीं बेच देते? उस मकान और ज़मीन को बेचकर तो इतना पैसा आ ही जाएगा कि उससे हम एक अपना घर भी बना सकते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर सकते हैं। प्रगति, तुम बात तो सही कर रही हो, लेकिन फिर माँ और पिताजी का क्या होगा? वे कहाँ जाएंगे? मैं तुमसे पहले भी बहुत बार कहा है कि वह हमारे पास आकर रहें, लेकिन वह सुनते ही नहीं हैं। लेकिन वे लोग तो गांव की खुली हवा में ही रहना चाहते हैं। उन्हें शहर का माहौल पसंद ही नहीं है। उन्हें तो गांव की ताज़ी हवा ही रास आती है। अगर वह लोग अपना गांव छोड़ना ही नहीं चाहते, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अनिल, जैसा भी हो और जो भी करना पड़े, हमें उन्हें मनाना तो पड़ेगा ही। अरे कम से कम अपना नहीं, अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। और फिर तुम्हारे माँ और पिताजी कितने दिनों के मेहमान हैं। आज नहीं तो कल उन्हें भगवान के पास तो जाना ही पड़ेगा। प्रगति, यह क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? तुम मेरे माँ और पिताजी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम एक काम करो, अगले महीने दिवाली आ रही है। हम 5 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए क्यों ना गांव में ही चलते हैं। इस दौरान माँ और पिताजी से बात भी कर लूँगा। अगले महीने ही प्रगति और अनिल अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ और पिताजी के पास पहुँच गए। घर में घुसते ही दोनों बच्चे खुशी से चिल्ला पड़े, दादी जी, दादाजी। दोनों बच्चों ने दौड़कर अपनी दादी और दादा को प्यार भरी झप्पी दे डाली। अपने बेटा और बहू को और पोता पोती को अचानक से आया देखकर देवकी जी और गुप्ता जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। गुप्ता जी बोले, यह तो बेटा तुमने बहुत ही अच्छा किया है कि इस बार तुम दिवाली मनाने के लिए हमारे पास आ गए, वरना हमारी तो हर दिवाली खाली पीली ही निकल जाती थी। इस बार ऐसा नहीं होगा पिताजी। और यह देखिए, आपकी बहू आपके लिए क्या लेकर आई है। इसे पता था आपको मिठाई और पंजरी बहुत पसंद है। यह अपने हाथों से
आपके लिए बनाकर लाई है। प्रगति बोली, माँ मैं चाय बनाकर लाती हूँ, सभी एक साथ बैठकर खाएंगे। वाह बेटा, जीती रहो, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। भगवान तुम्हें बहुत खुशी दे, जुग जुग जियो मेरी बच्ची। देवकी जी अपनी बहू को ढेर सारे आशीर्वाद दे रही थी। गुप्ता जी भी अपने बच्चों को देखकर फूले नहीं समा रहे थे और मन ही मन ढेर सारे आशीर्वाद भी दे रहे थे। 4 दिन तक तो प्रगति ने अपने सास ससुर की खूब सेवा की, उन्हें बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाए। अनिल भी अपने पिताजी की दवाइयाँ खूब अच्छे से ख्याल रख रहा था। एक दिन शाम को खाना खाते हुए गुप्ता जी अपने बेटे को पूछने लगे, बेटा शहर में सब कैसा चल रहा है? तुम्हारा काम धंधा तो ठीक है ना? बस बाबूजी क्या बताऊं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मेरी आधी तनख्वाह तो किराए में ही चली जाती है और बाकी के खर्चे कैसे पूरा करूं समझ में ही नहीं आता। इस समय रसोई में खाना बनाती हुई प्रगति भी मौके पर चौका मारने के लिए रसोई से चिल्लाती हुई बोली, क्यों ना बाबूजी, हम एक काम करें, हम अपना यह गांव का मकान बेच देते हैं और यह मकान बेचकर शहर में ही एक बड़ा सा घर लेकर सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। आखिर आपको भी तो अपने बच्चों से सेवा पाने का अधिकार है। आपका भी तो मन करता होगा हमारे साथ रहने का, तो फिर यह आप अकेले क्यों रहते हो? जो बात अनिल कहते हुए भी झिझक रहा था, उस बात को प्रगति ने बड़ी ही आसानी से कह दिया। तो अनिल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, मकान ही क्यों, मैं तो यह कहता हूँ कि बाबूजी आप अपने गांव की ज़मीन भी बेच दीजिए। ज़मीन और घर को बेचकर जो भी पैसा आएगा उसे हम शहर में एक बड़ा सा घर खरीद सकते हैं। अपनी बहू बेटे की बात सुनकर गुप्ता जी को काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने तुरंत ही इस बात के लिए हामी भर दी। लेकिन देवकी जी थोड़ा सा परेशान हो गई थी और खाना खाने के बाद जब वह कमरे में आई तो अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, बात तो बच्चों की ठीक है और मैं भी यह चाहती हूँ कि हम भी बच्चों के साथ ही रहें, और मैं यह भी जानती हूँ कि हमारे बेटा बहू भी अच्छे हैं और इस बार तो बहू ने मेरा दिल भी जीत लिया है। लेकिन फिर भी मकान और ज़मीन को बेचना क्या इतना ज़रूरी है? मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक बार सोच समझ लीजिए, ज़मीन को बेचने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आप अपने पड़ोस वाले भाई साहब को ही देख लीजिए, वह भी तो अपने मकान और ज़मीन को बेचकर अपने बेटा बहू के साथ चले गए थे। लेकिन सुनने में आ रहा है कि वह दोनों आजकल एक वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो क्यों ना हमें भी सोच समझकर फैसला करना चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। अरे देवकी जी, क्या तुम्हें नहीं पता कि भाई साहब का बेटा कैसा है? सब जानते हैं उसके बारे में और मैं भी उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह तो था ही एक नंबर का लालची। उसके जैसी औलाद तो भगवान किसी को भी ना दे। उसके जैसी औलाद से बिना औलाद होना ही अच्छा है। देवकी जी, भाई साहब के बेटे की तुलना हमारे बेटे से मत किया करो। हमारा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा। अनिल के कहने पर गुप्ता जी ने अपने घर और ज़मीन को बेचने के लिए निकाल दिया और कुछ दिनों में सब कुछ बेचकर अपने बेटे के साथ शहर चले गए। गुप्ता जी ने अपने बेटे को एक बड़े से शहर में एक बहुत ही बड़ा घर दिलवा दिया, जहां सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। बहू बेटा दोनों अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करते थे। किसी भी तरह से कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। सास बहू दोनों ही माँ और बेटी की तरह रहती थी। घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए काम वाली बाई भी लगा रखी थी और बाकी का सभी काम दोनों मिलजुल कर लेती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रगति ने घर के कामों से अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही दिनों में देवकी जी को अपनी बहू के व्यवहार में फर्क नजर आने लगा।
प्रगति का व्यवहार बदलता जा रहा था। बहू पूरे घर को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करती थी और घर के हर एक काम को अपनी मनमानी से करती थी। घर के सभी खर्चों को भी प्रगति ने अपने हाथों में ही ले लिया था। अब तो प्रगति ने काम वाली भी हटा दी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जब घर में सासू माँ है तो वह बेकार में काम वाली बाई पर पैसे क्यों खर्च करे। अगर काम फ्री में हो रहा है तो पैसों की बर्बादी क्यों करना। यही सोचकर उसने काम वाली को भी भगा दिया था। प्रगति रोज रोज अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाती थी। यह घर पर ही किट्टी पार्टी रख लेती थी, जिस कारण बच्चों को संभालने के साथ साथ देवकी जी घर के सभी कामों को भी एक नौकरानी की तरह करने लगी थी। घर के सभी कामों को अब तो उन्हें ही संभालना पड़ता था। उधर गुप्ता जी को भी बाहर के सभी कामों को करना पड़ रहा था, जैसे बाहर से सब्जी वगैरह लाना, बच्चों को स्कूल के लिए बस में बैठा कर आना। यह सभी काम गुप्ता जी के भरोसे ही छोड़ दिए थे। वैसे तो देवकी जी पूरा दिन काम में ही लगी रहती थी। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आज उनकी कमर में थोड़ा दर्द था। घर की साफ सफाई करने और खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का सभी काम करते करते रात तक देवकी जी कमर में इतना दर्द होना शुरू हो गया कि वह दर्द से तड़पने लगी थी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर गुप्ता जी से रहा नहीं गया। अगले ही दिन उन्होंने अपने बेटे से साफ साफ कह दिया कि अगर बहू से काम नहीं होता तो वह नौकरानी रख सकती है। साफ सफाई और बर्तनों के लिए तो नौकरानी रख ही सकती है, क्योंकि इस उम्र में तुम्हारी माँ से इतना काम नहीं हो सकता। इस उम्र में भला वह कैसे इतना काम करेगी। लेकिन पिताजी, आपको तो पता है मेरी सैलरी है ही कितनी। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं काम वाली भाई पर खर्च कर सकूं। और वैसे भी माँ और प्रगति दोनों मिलकर घर के कामों को कर तो लेती हैं। आप बस शांति बनाए रखिए। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा, घर का काम तो तुम्हारी माँ ही करती है, बहू तो कुछ करती ही नहीं है। और जहाँ तक बात रही पैसों की, और आए दिन तो बहू किट्टी पार्टियों में जाती रहती है, रोज रोज शॉपिंग करने जाती है, रोज रोज नए कपड़े पहनती है। क्या तुम्हें नहीं पता, जब इन सब के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो काम वाली बाई रखने के लिए क्यों नहीं है। आखिर तुम्हारी माँ भी इंसान है, कोई नौकरानी नहीं है। इस उम्र में भला वह इतना काम कैसे करेगी। अपने ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही प्रगति तो गुस्से से तिलमिला उठी। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मैं दिन भर घर का काम करती हूँ और अगर खाली समय में थोड़ी देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती हूँ तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। और फिर आप दोनों दिन भर घर में पड़े पड़े ही क्या हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत काम कर भी लिया तो कौन सी आफत आ जाएगी। अपनी बहू की बातों को सुनकर देवकी जी और गुप्ता जी हैरान रह गए और उनका बेटा अनिल गुस्से भरी निगाहों से उसे कमरे में आने का इशारा करके चला गया। जैसे ही प्रगति कमरे में आई तो बोली कि प्रगति, थोड़ी तो शर्म किया करो। उनका ही सब कुछ लूट कर आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। अनिल की बातें सुनकर प्रगति तो भड़क गई। ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने। उन लोगों की वजह से मैं अपने आप को नहीं बदल सकती और बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी। मैं पार्टी में भी जाऊंगी और घूमूंगी फिरूंगी भी और नए नए डिजाइन के कपड़े भी पहनूंगी। जिसे जो कहना है कहे। अगर इन्हें ऐतराज है तो अपने गांव वापस जा सकते हैं, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। वह लोग तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आए थे और तुम्हें भी मालूम है कि उनके यहाँ रहते हुए तुम्हें कितनी सहूलियत मिलती है। घर की साफ सफाई, बढ़िया बढ़िया खाना और बच्चों की देखभाल, और सबसे बड़ी बात है कि घर की चौकीदारी भी यही लोग कर लेते हैं। वह मैं जानती हूँ, लेकिन उनकी तीखी बातें जो आज उन्होंने मुझे सुनाई हैं, उसकी बातें उन्हें यहाँ अर्गिज रहने नहीं दूंगी। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनिल अपना सिर पकड़कर बैठ गया। लेकिन प्रगति अपने मन ही मन सोच लिया था कि वह अपने सास ससुर को अब चैन से रहने नहीं देगी। थोड़े दिन यूं ही गुजर गए। आज गुप्ता जी और देवकी जी की शादी की सालगिरह थी। यह दिन उनके लिए बहुत ही खास था, इसलिए दोनों बहुत ही खुश थे।
हर बार की तरह इस बार भी अपनी शादी की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए कुछ करना चाहते थे। इसलिए गुप्ता जी सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गए। जैसे ही गुप्ता जी कमरे से बाहर निकले तो उनकी बहू प्रगति ने गुप्ता जी के हाथों में एक थैला थमा दिया और उन्हें कुछ पैसे देते हुए बोली, पिताजी सब्जियां खत्म हो गई हैं, बाजार से सब्जियां लेकर आ जाइए। और हाँ, बाजार से हरा धनिया और हरी मिर्च जरूर लाना, बिल्कुल भी मत भूलना। उन्होंने देखा कि अनिल भी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और चाय नाश्ता कर रहा था। गुप्ता जी अपने बेटे के पास आए और बोले, बेटा तुम्हें तो पता ही है कि आज का दिन मेरे लिए कितना मायने रखता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ को एक अच्छा सा सरप्राइज दूँ। यह कहते हुए गुप्ता जी ने अपने बेटे से थोड़े से पैसे मांगे तो अनिल कहने लगा, पिताजी आपको तो पता है महीने की पूरी सैलरी मैं लाकर प्रगति के हाथ में रख देता हूँ, आप उसी से मांग लीजिए। इतना कहकर अनिल ने अपने काम के लिए निकल गया। गुप्ता जी अपनी बहू से एक उम्मीद भरी नज़र से देखा तो प्रगति की आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसने बोला कि पिताजी आपको भी मालूम है कि इनको महीने के कितने पैसे मिलते हैं, इतनी महंगाई में घर का गुजारा भी बड़ी ही मुश्किल से चलता है और अब तो आपकी भी कुछ कमाई नहीं है और आपको इस उम्र में सरप्राइज देने की क्या सोच सूझ रही है। छोड़ो भी सब, अपने सभी पुराने शौक भूल जाइए, अब तो बस राम का नाम जपिए। मैंने आपको जितने पैसे दिए हैं उतने में आप सब्जी लेकर आ जाइए, फालतू पैसे मेरे पास नहीं है और फालतू खर्च करने की ज़रूरत भी क्या है। इतना कहकर प्रगति वहां से अपने कमरे में चली गई। अपनी बहू की बातें सुनकर गुप्ता जी खड़े के खड़े रह गए। आज भी अपने आप को वह बहुत ही लाचार महसूस कर रहे थे, आज वह काफ़ी बेबस हो गए थे। तभी उनकी पोती उनके पास आई और बोली कि दादाजी आप कौन से सरप्राइज की बात कर रहे थे और आज ऐसा क्या स्पेशल दिन है, हमें भी बताइए। उसे लाड़ प्यार करते हुए गुप्ता जी कहने लगे, आज तुम्हारे दादा और दादी की शादी की सालगिरह है। आज हमारी शादी को पूरे 50 साल हो गए हैं और इन 50 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अब तुम्हारी दादी को कोई उपहार ना दिया हो, लेकिन इस बार शायद पता नहीं क्या होगा। इतना कहते कहते गुप्ता जी की आंखें भर आई थी और वह थैला और पैसे उठाकर सब्जियां लेने के लिए बाजार चले गए। सब्जियां खरीदते खरीदते गुप्ता जी के कानों में उनकी बहू के द्वारा कही हुई बातें गूंज रही थी और सोचने लगे कि लोग यह कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, लेकिन हमने तो कभी किसी को दुख दिया ही नहीं है, ना ही किसी को किसी भी तरह का दुख पहुंचाने की कोशिश की है। पूरा जीवन बच्चों की खुशी के लिए ही बिता दिया है, लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है कि अपनी पत्नी को कुछ देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। सब्जियां खरीद कर जब गुप्ता जी घर आने लगे तो गुप्ता जी की नज़र एक दुकान पर पड़ी जहां गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी। जलेबियों को देखकर गुप्ता जी सोचने लगे कि देवकी जी को भी जलेबियां बहुत पसंद है। जब वह गांव में रहते थे और बाहर घूमने जाते थे तो वह दुकान से गर्मा गर्म जलेबियां खरीद कर लाते थे। जहां भी कहीं गरम गरम जलेबी बनते हुए देखते देवकी जी तो खाने की फरमाइश करने लगती थी। सब्जी लेने के बाद गुप्ता जी के पास 40 रुपए बच गए थे। उन्होंने 40 रुपए की जलेबी खरीद ली और एक संतुष्टि भरे दिल से घर लौट आई। गुप्ता जी जब घर लौटे तो पसीने से तरबदर हो रहे थे। देवकी जी उनका अपने आंचल से पसीना पोंछने लगी। इस उम्र में इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, क्या हालत बना ली है, अब से आप आराम करेंगे। गलियों में भी सब्जी वाले आते हैं, थोड़ी महंगी ही सही यहीं से सब्जी खरीद लेंगे। देवकी जी वह सब छोड़ो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज़ लेकर आया हूँ। तुम मेरी जीवन संगनी हो, तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। यह कहते हुए गुप्ता जी ने गरम गरम जलेबियां देवकी जी की ओर बढ़ा दी। देवकी जी मुस्कुरा कर बोली, अरे आप भी हद करते हैं, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं फिर भी आप किसी न किसी तरह मेरी ज़िंदगी में खुशी ला ही देते हो और मेरे जीवन में मिठास घोल देते हो। गुप्ता जी जलेबियां दे रहे थे कि इतने में प्रगति भी आ गई। पिताजी मैंने आपको हरी मिर्च और धनिया लाने के लिए कहा था, वह कहाँ है?
यह कहते हुए प्रगति की नज़र देवकी जी के हाथों में पड़ी। उनके हाथों में गर्मा गर्म जलेबियां देखकर भड़क गई। अच्छा, तो वह पैसे आपने माँ जी के लिए जलेबियां खरीदने में खर्च कर दिए। शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? देवकी जी बोली, अरे बहू कैसी बातें करती हो, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। यह तो मेरी खुशी के लिए मेरी पसंद को ध्यान में रखते हुए जलेबी लेकर आ गए हैं। यह सभी बातें चल ही रही थी कि अपने दादा दादी को एनिवर्सरी का तोहफा देने के लिए उनका पोता पोती बगीचे से फूल तोड़कर उनका एक गुलदस्ता बनाकर ले आए और बोले कि हैप्पी एनिवर्सरी दादाजी और दादी जी। देवकी जी और गुप्ता जी अपने पोता और पोती को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। बच्चों को अपने दादा दादी से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। अपने बच्चों को ऐसे देखकर प्रगति तो और भी ज़्यादा जल भुन गई थी। उसका खून खोल रहा था। अपने बच्चों के कान पकड़ते हुए बोली, अपने दादा दादी के अगर आसपास भी दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं है। जब देखो दादा दादी के आसपास मंडराते रहते हो। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, यहाँ से जाते हो या नहीं? इस समय अनिल भी घर आ जाता है और बोला कि जब भी मैं घर आता हूँ मुझे घर में लड़ाई झगड़ा ही मिलता है। अब क्या हो गया है? क्या कभी घर में शांति नहीं रह सकती? तो प्रगति चिल्लाती हुई बोली और उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर अनिल अपने माता पिता से बोला, आप इस घर में शांति से नहीं रह सकते क्या? जब देखो तब बड़बड़ाते ही रहते हो। जब से आप लोग यहाँ आए हैं मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। और पिताजी, आपकी कमाई अब नहीं है, इसलिए अब अपनी पुरानी इच्छाओं पर थोड़ा अंकुश लगा लीजिए। यह बातें सुनकर गुप्ता जी को गुस्सा आ गया और वह बोलने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह से बात करने की, जिसकी वजह से तुम इस घर में हो और इस घर के मालिक बनकर बैठे हो। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि इस घर को मैंने ही खरीदा है, जिसके मालिक तुम बनकर बैठ गए हो। तो कोई एहसान नहीं किया है आपने। सभी माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों के लिए कुछ करने का। यह कहते हुए अनिल गुस्से से तिल मिलाता हुआ अपने पैरों को पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। देवकी जी और गुप्ता जी अपने बेटे के इस रवैये से बहुत दुखी हुए और काफ़ी हैरान भी थे। तभी गुप्ता जी की नज़र अपनी पत्नी की तरफ गई। उन्होंने देखा कि देवकी जी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। बस अब बहुत हो गया, यह सोचकर गुप्ता जी अपनी अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगे। अगले दिन सुबह जब अनिल नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और अपने जूते पहन रहा था, उस समय गुप्ता जी अपने एक थैले में कुछ कागज रखकर बाहर की ओर निकल गए। तब अनिल ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? गुप्ता जी ने जवाब दिया, बैंक में जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इस पर अनिल बोला, आपको पैसों की ज़रूरत क्यों है? आखिर आपको पैसों का करना ही क्या है? गुप्ता जी बोले, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता फिरूं। भले ही तुम्हारे कहने पर मैंने गांव का मकान और ज़मीन बेच दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास मेरी कुछ जमा पूंजी है और वह मेरे पास है। शाम को जब तुम ऑफिस से घर आओगे तो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर गुप्ता जी घर से बाहर चले गए। रात के 8 बज चुके थे। अनिल भी ऑफिस से घर आ गया था, लेकिन गुप्ता जी अभी तक घर नहीं आए थे। देवकी जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। लगभग 7:15 बजे गुप्ता जी घर आ गए थे। उनके हाथों में एक पैकेट था जिसमें उन्होंने एक गिफ्ट ले रखा था। तभी देवकी जी उनके पास आई। आप आ गए हो, कहाँ चले गए थे? आपको पता है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। गुप्ता जी ने देखा जहाँ उनकी पत्नी की आंखों में घबराहट थी तो उधर अनिल और प्रगति की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वे गुप्ता जी को गुस्से से भरी निगाहों से देख रहे थे। बेटा बहू की गहरी निगाह से देखते हुए गुप्ता जी देवकी जी को कहने लगे, अरे भाग्यवान, कल तो शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया था। आज देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हारी सभी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी ना, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आया हूँ और तुम्हारी पसंद का खाना भी मैं बाहर से ही लेकर आया हूँ। कल तो हमने सेलिब्रेशन नहीं किया था, लेकिन कोई बात नहीं है, हम आज कर लेंगे। हम किसी की 4 बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गुप्ता जी आंगन में पड़ी हुई डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और सामने रखी मेज पर अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर आराम से बैठ गए।
अपने ससुर की बातें सुनकर प्रगति गुस्से से तिलमिला रही थी। अनिल अपने पिताजी से गुस्से में बोला, पिताजी यह क्या तरीका है घर में बैठने का? अगर आपको लेटना ही है तो अपने कमरे में जाकर लेट जाइए। गुप्ता जी बोले, यह मेरा घर है, मैं जहाँ चाहे बैठ सकता हूँ, यह मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कहाँ बैठना है? उनकी यह बातें सुनते ही प्रगति और अनिल का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रगति बोली, आप शायद बोल रहे हैं यह घर आपका नहीं है, मेरे पति का है और यह वही होगा जो हम चाहेंगे, ना कि आप लोग। यह बातें सुनते ही गुप्ता जी आरामदायक अवस्था में बैठे हुए बोले, पूछो तो जरा अपने पति से, क्या यह घर उसके नाम है? टैक्स बचाने के चक्कर में उसने इस घर को किसके नाम किया था? उसने अपनी माँ का नाम एक सीनियर सिटीजन के नाम पर ही इस घर को करवाया है और मैं ही यही चाहता था कि यह घर तुम्हारी माँ के ही नाम पर हो, इसलिए मैं नहीं उसे यह सुझाव दिया था ताकि बाद में अगर कुछ दिक्कत हो तो हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो हम देख ही रहे हैं, कब और कहाँ बदल जाएं क्या पता, और कब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दें। इस मतलबी दुनिया का हाल देखते हुए देवकी जी को अपना मकान बेचते समय ही हम दोनों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी। इसी चिंता को देखते हुए हम दोनों ने यह फैसला लिया था। इतना बड़ा धोखा, हे भगवान, मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। इतना कहकर प्रगति चिल्लाने लगी, धोखा तो तुम हमारे साथ करने चली थी बहू, जो तुम पर ही उल्टा पड़ गया है। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तुमने तो हमें बेवकूफ़ बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जो तुम्हारे साथ करना चाहती थी वह सब तुम्हारे साथ ही हो गया है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम लोग हमें यहाँ से निकालने की सोच रहे थे, लेकिन अब तो तुम्हें ही यहाँ से जाना होगा। अपने पिताजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। अनिल बोला, लेकिन पिताजी आप यह बात तो भूल रहे हैं कि पिता की प्रॉपर्टी में उसके बेटे का अधिकार होता है। तभी देवकी जी बोली, बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, हम कोर्ट केस करके अपना हक वापस लेकर रहेंगे। उन दोनों की बात सुनकर गुप्ता जी बोले, तुम दोनों अपना वह शौक भी पूरा कर लो, मैं वकील साहब को यहीं पर बुला लेता हूँ। थोड़ी देर में वकील साहब भी गुप्ता जी के घर आ गए थे। गुप्ता जी के खास मित्र थे वे। उनके कहने पर उनके घर पहुँच गए और कहने लगे कि इस घर पर गुप्ता जी और देवकी के अलावा किसी का कोई हक नहीं है, क्योंकि इस घर में लगा सभी पैसा गुप्ता जी की कमाई का है और जिन लोगों ने गुप्ता जी की खेतों को खरीदा है वे लोग इस बात के गवाह हैं, जो जिससे यह साबित होता है कि इस घर पर देवकी और गुप्ता जी के अलावा किसी का भी हक नहीं है। यह सिर्फ गुप्ता जी का ही घर है। उनकी मर्जी के बिना तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। चाहे किसी मर्जी कोर्ट में चले जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। अब तो प्रगति और अनिल एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। जब वकील साहब भी चले गए तो गुप्ता जी बोले, अब तुम ज़्यादा देर मत करो, अपना सामान इकट्ठा करो और निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम लोगों को इस घर में और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। देवकी जी अपने पति को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज तो वह रुकने वाले नहीं थे और बोले कि मैंने अपने बेटा बहू के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन वह तो अच्छा रिश्ता बनाने से रहे और केवल उनके कारण ही हम अपनी इच्छाओं को भी भूल गए थे। उनकी खातिर हम गांव के अपने घर और ज़मीन को बेचकर यहाँ आए थे, पर उसे तो अपनी पत्नी का हुक्म मानने के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। अपने माँ बाप का प्यार और त्याग सब कुछ भूल चुका है, लेकिन अब मैं अच्छा पिता बनने की भी ख्वाहिश नहीं रखता। अब तो मुझे सिर्फ एक अच्छा पति बनना है। अपने ससुर के मुंह से यह बातें सुनते ही प्रगति तो जैसे उबल रही थी, उसकी आंखों में तो गुस्सा कुछ ज़्यादा ही फूट रहा था और बोली, बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा बेइज्जती मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। हम लोग अगर घर छोड़कर जा रहे हैं। यह कहते हुए प्रगति अपने कमरे में चली गई और अपने सामान को पैक करने लगी। उसके पीछे पीछे अनिल दौड़ता गया। अरे पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है कि बाहर कितनी ज़्यादा महंगाई है, घर का किराया भी कितना ज़्यादा है, कहाँ से देंगे हम? ऊपर से बच्चों की फीस और राशन पानी, इन सब का खर्चा कैसे उठाएंगे?
यहाँ कम से कम फ्री में छत तो है, हमारे फिर से वही हालात हो जाएंगे। कैसे घुट घुट कर जीते थे, इसलिए कुछ तो समझो, इतनी जल्दबाजी मत करो। और वैसे भी सारा किया धरा तुम्हारा ही है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि माँ और पिताजी का सब कुछ लेकर उनसे बदतमीजी मत किया करो, लेकिन तुम हो कि किसी की सुनती ही नहीं थी। और अब जब पानी सर से ऊपर हो गया तो यह सब तो होना ही था। अब उठाओ सारा खर्चा। अनिल की ये बातें सुनकर प्रगति का सिर चकराने लगा था। अपने हाथों से सब कुछ निकलता हुआ देखकर प्रगति दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने सास ससुर के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए। बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन बड़ों का भी तो फर्ज बनता है कि वह अपने बच्चों को माफ़ कर दे और उनकी गलती पर उन्हें डांट फटकार कर सही रास्ता दिखाएं। लेकिन बेघर करना तो बहुत गलत बात है। हमें माफ़ कर दीजिए, यह गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। पीछे पीछे अनिल भी आ गया और कहने लगा, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी। अपने पोता पोती के बारे में तो सोचिए, वह कहाँ दर दर भटकते फिरेंगे, उन पर तो तरस खाइए। गुप्ता जी बोले, ठीक है, अगर तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे महीने के 15,000 रुपये तो देने होंगे, जिससे मैं और मेरी पत्नी अपने सभी खर्चों को पूरा कर सकें। हम तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। घर और रसोई का सारा काम तुम्हारी पत्नी ही करेगी। तुम्हारी माँ घर का कोई भी काम नहीं करेगी। यदि तुम्हें यह सब मंजूर है तो तुम इस घर में रह सकते हो और यह घर का दरवाज़ा तुम्हारे सामने खुला है। सोच कर बताओ। इतना कहकर गुप्ता जी अपनी पत्नी के साथ बैठकर बाहर से लाया हुआ खाना खाने लगे। उस दिन के बाद से अनिल और प्रगति अपने पिता के हाथों में महीने के 15,000 रुपये देने का वचन दिया और यह कहा कि वह अपनी भूल सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को भी समझा दिया कि अब अपनी ज़िंदगी की खुशियों को किसी के लिए कुर्बान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वह खुद के लिए जी सकती है और ठाट बाट से जी सकती है। उसे दिन के बाद से गुप्ता जी और देवकी जी अपने पोता पोती के साथ बैठकर बड़े ही अच्छे से रहते हैं और बैठे बैठे खाने का ऑर्डर देते हैं और अपनी मनपसंद खाना खाते हैं और अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे थे। अब तो देवकी जी और गुप्ता जी एक शान की ज़िंदगी जी रहे थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। उनके बेटा बहू भी उनका मान सम्मान करते थे और उनके आगे कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं करते थे। उनकी ज़िंदगी अब आराम से कट रही थी और पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर में रह रहे थे और अपने बनाए आशियाने में एक खूबसूरत ज़िंदगी जी रहे थे। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।